गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास का सेंटर ऑफ मास पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉपी किताब निकाल लीजिए। आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, आप लोग को पता होगा सेंटर ऑफ मास का कितना यूज़ है। तो कॉपी किताब निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के पहले हम लोग कोलिजन ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर IIT मेन एडवांस नीट और 11th क्लास ऑल्सो, ठीक है। ये 11th क्लास में पढ़ाते हैं, बट इसका यूज IIT और नीट इन दोनों में ज़्यादा है। सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन ये सब नहीं समझ में आएगा। तो सेंटर ऑफ मास आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। मैं SK नारायण और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल SK नारायण सिंह। चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसके लिए पहले हम HC वर्मा के बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। उस एग्जाम्पल को पूरी तरह से समझिएगा, तब जाके आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आएगा। चलो मान लीजिए मैं कोई क्रिकेट बॉल को लिया और उसको अपने फिंगर से ऐसे घुमा दिया और घुमा के स्पिन करके ऊपर फेंक दिया, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके मैंने फेंक दिया। तो जब आप बॉल को स्पिन करके वर्टिकल फेंकोगे तो बॉल कैसे जाएगा। एक तो स्पिन भी हो रहा है प्लस में ऊपर भी जा रहा है वर्टिकल। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि बॉल के जो सरफेस है जिस पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिस पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक तरह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए होता है। सेंटर ऑफ मास से हम सिस्टम के पार्टिकल का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसका मोशन, उसका पोजीशन। तो अगर हमने क्रिकेट बॉल को स्पिन करके ऊपर ऐसे फेंक दिया तो वो बॉल ऐसे ऐसे करते करते ऊपर भी जा रहा है। तो उसके पास एक तो वर्टिकल हाइट भी है और साथ में वो ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अगर वो जो बॉल का जो सरफेस अगर आप उसको देखोगे और कोई अगर आपसे पूछ दिया कि बताओ ये जो बॉल है, इस बॉल के पार्टिकल का पाथ या मोशन क्या होगा, तो ये बोलना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग नहीं बोल सकते, ये बोलना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। परंतु ये जो बॉल का जो सेंटर है ना, सेंटर ये तो ऐसे जा रहा है। ये जो बॉल का जो सेंटर है, ये जो बॉल का जो सेंटर है, सेंटर भी एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका पाथ बताना आसान है। और अगर हम इसका पाथ जानते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके इसका पाथ भी पता कर सकते हैं कि ये यहाँ से कैसा दिख रहा है, या हम यहाँ जाके इसका पाथ बता सकते हैं कि यहाँ वाले पार्टिकल का पाथ कैसा है। तो हम सेंटर ऑफ मास के मदद से और सब जो पार्टिकल है उसका मोशन या उसका पाथ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज वाले क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसकी क्या फॉर्मूला है, उसकी क्या मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है और उसका यूज क्या है।
सवाल कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब, ठीक है, नॉर्मल सा बात, ओनली बेसिक्स ये पढ़ना है, ठीक है। अगर यही एग्जाम्पल ले ले, इसी बॉल को मान लो मेरे सामने कोई मेरा फ्रेंड खड़ा है और हम इस बॉल को लेके उसको ऐसे फेंक दें, ऐसे घुमा के, ठीक है, तो वो बॉल कुछ ऐसे जाएगा और साथ में प्रोजेक्टाइल की तरह भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बॉल स्पिन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। ये जो बॉल है वो ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है और भी से बढ़ भी रहा है, एज लाइक कंबाइनिंग मोशन है, ट्रांसलेशन। तो इसको हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, तो वहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का पता हो, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का अगर हमको पता हो तो हम उसके मदद से क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे बोले, मान लीजिए कोई अगर आपसे बोले, जैसे हमने एक सवाल बनाया था, ये हमारे पास एक सवाल था कि एक टेबल है और इस टेबल पे एक चेन था, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुछ चेन नीचे लटका था, कुछ चेन ऊपर था, कुछ पार्ट। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी पूछोगा, चाहे यहाँ कुछ पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हर जगह यहाँ पे जो पार्टिकल का जो मास है वो तो अलग अलग है, यहाँ कुछ मास, यहाँ कुछ मास, यहाँ कुछ मास, कुछ मास, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे तो सबकी हाइट एक जैसी है, तो हम इंटीग्रेशन करके बना दें। अगर इसी चीज़ को मान लीजिए कोई ऐसा पाथ दे दे और इस पे कोई चेन रख दे, कुछ इस प्रकार का चेन अगर रख दिया जाए, ठीक है, और कोई आपसे बोले कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, बोल दोगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बोलोगे h कौन सा ले, इसके लिए कुछ और h, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये h घटते घटते बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते घट गया, हर जगह h अलग अलग हो गया, कौन से h लेंगे, तो हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकाल देते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ निकालते हैं, ठीक है, कितना सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास निकाल के पुट करके सवाल बना देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, निकालेंगे हम लोग, अभी बनाए नहीं है। सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास 0,2r/पाई होता है, इसको डिराइव कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके मदद से क्या होगा, ये वाला हाइट चूज करके बना लेंगे, अरे तो फिर वही इसके जैसा बनाना पड़ सकता है, इसके जैसा बनाना पड़ सकता है। एगो एलिमेंट काटोगे, उसका डीएम मास निकालोगे, उसको वहाँ से वहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो लफड़ा है। तो सेंटर ऑफ मास हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने बॉल को ऐसे फेंका है, ठीक है, या मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है, अगर आपने रॉड को फेंक दिया, ये रॉड ऐसे करके आपने फेंक दिया इस तरीके से, फिर से देखिए, अगर ऐसे जा रहा है, कोई अगर आपसे पूछेगा बताओ तो यहाँ के पार्टिकल या यहाँ के पार्टिकल का पाथ क्या है, तो आप बता सकते हैं नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी जा रहा है और साथ में वो प्रोजेक्टाइल भी जाएगा। एक तो वो ऐसे भी जा रहा है और साथ में घूम रहा है। तो जब हम लोग के पास पार्टिकल का मोशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम के पार्टिकल का, तो हम सेंटर ऑफ मास यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करें जानेंगे, इसका जो सेंटर है ना, सेंटर वो तो ऐसे ही जाएगा। इस रॉड का जो सेंटर है, अगर इसका लेंथ L है तो इसका सेंटर L/2, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर कहाँ जाएगा, ये जो सेंटर है, मतलब जो पार्टिकल सेंटर पे है उसका मोशन प्रोजेक्टाइल होगा। कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। तो मान लो इसके मदद से यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके हम पता कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकल था यहाँ पे उसका मोशन क्या है, यहाँ से देखने में वह कैसा है, ठीक है। यहाँ जाके मतलब कहीं पे भी जाके हम सेंटर ऑफ मास के पाथ से
बॉडी के और भी जितने पार्टिकल्स हैं उनके मोशंस, उनके पाथ्स को डिस्क्राइब करें, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, विच डिस्क्राइब्स, ठीक है, विच डिस्क्राइब्स द पाथ और मोशंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स विच कंस्टिट्यूएंट इन द सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास है क्या? एक पॉइंट होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक पॉइंट, जिसका जो रास्ता, जिसका जो पाथ होता है ना, जब वो बॉडी मोशन में है तो उस पॉइंट का जो पाथ है, उस पॉइंट का जो पाथ है वो बहुत ही आसान होता है, ठीक है, पैराबोलिक होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसके चलते हम उसके मदद से उसके रिस्पेक्ट में और सब पार्टिकल के मोशंस या उसके पाथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का पहले डिफिनेशन देना पड़ेगा एक बढ़िया सा, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला निकालने पड़ेंगे उनके, फिर कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसमें आप लोगों को बेसिक ही बात हम बताएंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास समझ रहे हैं क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ मास का पाथ आसान होता है, ठीक है। जिस बॉडी के, कोई भी बॉडी, उस बॉडी का जो पॉइंट होता है, कोई जो पॉइंट, जिस पॉइंट का पाथ आसान हो, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इट इज़ ए स्पेशल पॉइंट, वो एक स्पेशल पॉइंट है, हर पॉइंट से वो अलग है, ठीक है। वो पॉइंट सारे पॉइंट से अलग है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का ये कुछ एग्जाम्पल था, ठीक है। अब मैं सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशंस दे रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर सकते हैं आप, इट मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट, और सेंटर ऑफ मास क्या है? पॉइंट है, और कोऑर्डिनेट। It may be defined as a point or coordinate of body where total mass of body is concentrated। जैसे एटम का सेंटर ऑफ मास क्या है? उसका न्यूक्लियस, क्योंकि एटम का सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है? न्यूक्लियस में 99.9%। द टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इट इज वेरी स्पेशल पॉइंट, it is very special point which describe the information, ठीक है, which describe the information, describe बोल सकते हो, give भी बोल सकते हो, the informations of all particles of a system, या बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वो बॉल है, ये बॉल का जो सेंटर है, अगर आप ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछा मान लीजिए एंगल थीटा
ये x और ये y, ये x और ये y, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। कोई पूछा कि यहाँ पे बॉल के इस पार्टिकल का क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो जाओगे और बताओगे कि वहाँ पे x बराबर बॉल का स्पीड vt है और डिस्टेंस vt है और y बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर है। यहाँ जो पार्टिकल है उसका ये हाइट y है और ये डिस्टेंस x है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, जो हमने सेंटर ऑफ मास जिसे कहते हैं, इसका पाथ, ये प्रोजेक्टाइल एक सिंपल पाथ है, ठीक है। अब हम ये बॉल कैसे जा रहा है, ऐसे घूम घूम के जा रहा है कुछ इस तरीके से। अब कोई आपसे पूछा कि यहाँ पे बताओ तो यहाँ वाले पार्टिकल का मोशन क्या है, यहाँ वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, इतने सेकंड के बाद क्या था, इतने सेकंड के बाद यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी। तो ये सब चीज़ अगर हमको निकालना होता है तो हम सेंटर ऑफ मास को यूज़ करते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पाथ हमको प्रोजेक्टाइल पता है, हम उसके मदद से यहाँ जाएंगे, जो भी टाइम होगा, जिस वेलोसिटी से चला होगा उस वेलोसिटी के मदद से हम निकाल लेंगे, ठीक है, उस बॉडी के वेलोसिटी से हम निकाल लेंगे। अब एक चीज़ और आपको बता दें, हम सेंटर ऑफ मास हमारे लिए और क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था डायनामिक्स का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए पढ़ा था। अब बताओ यहाँ पे जो ए है एक्सेलरेशन, हम बॉडी का लेते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये बॉडी ऐसे भी स्पीड से चल रहा है और ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, मतलब ये रोलिंग मोशन में है। मान लेते हैं हमारे मोटरसाइकिल का व्हील, पहिया घूम भी रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, चल भी रहा है, ठीक है, वो घूम भी रहा है और चल भी रहा है। तो बताओ अगर उसका फोर्स निकालना हो तो हम एक्सेलरेशन कौन सा यूज करेंगे। अब देखो ये चल रहा है और घूम भी रहा है, इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो सेंट्रीपिटल भी काम कर रहा है प्लस में एक लीनियर भी काम कर रहा है। तो हम कौन सा एक्सेलरेशन यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन यूज करेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे चल रहा है ना, कुछ इस तरीके से चल रहा है ऐसे, तो ये ऐसे चल रहा है, तो बताओ कौन सा एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो पता है हम लोग यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यूज करते हैं ना, हम लोग यहाँ जो एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन हम लोग सेंटर ऑफ मास का यूज करते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास अभी सेंटर पे होगा, ठीक है, तो सेंटर पे जो एक्सेलरेशन है वो यूज कर रहे हैं, सेंटर पे जो होगा वो एक्सेलरेशन यूज करते हैं। आप मोमेंटम निकालते हो P बराबर एम वी वेक्टर, यहाँ जो वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल का मोमेंटम निकालना है, कोई बॉडी का मोमेंटम निकालना है, तो हम बॉडी का मोमेंटम निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो कहाँ का वेलोसिटी लेंगे, किस पार्टिकल का वेलोसिटी लेंगे, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल जो है ना उसका वेलोसिटी लेंगे। सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है ना उसका जो वेलोसिटी है वो लेते हैं। हम लोग अपने फिज़िक्स में बहुत सारा चीज़ यूज कर लेते हैं, बट हम लोग को ये सब पता नहीं होता है कि हम जो m इंटू ए में a ले रहे हैं वो बॉडी का कौन सा है। तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो, बॉडी के वेलोसिटी जो है, बॉडी का जो ये वेलोसिटी है बॉडी के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को दिख रहा होगा अभी मैं जो भी 20 या 25 मिनट बोला वो ओनली फॉर द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और इसकी डिफिनेशंस, ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए हम एक बात आपको बता रहे हैं, नया बात।
अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है जिसका मास m और दूसरा पॉइंट यहाँ है जिसका मास m, दोनों पॉइंट का मास सेम, ठीक है, और दोनों को एक लाइन से जोड़ दिए, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए x है, d है। अगर कोई आपसे बोलेगा कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप लोग तुरंत झट से बोल सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास d/2 पे होगा। चलिए ऑरिजिन है तो 0,0, ये हो गया d,0, ये है ऑरिजिन, ठीक है, d/2,0, ये सेंटर ऑफ मास है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं रिंग ले लेता हूँ, रिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म बॉडी। तो कोई यूनिफॉर्म बॉडी हमारा क्या क्या होगा, ऐसे हम लोग आगे वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। आगे वाले लेक्चर में यूनिफॉर्म रिंग ये सब का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर कोई आपसे बोलेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, कि क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऐसे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो जितने भी यूनिफॉर्म बॉडी होते हैं, यूनिफॉर्म बॉडीज़ होते हैं, यूनिफॉर्म बॉडीज़ का मतलब जिनका मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, जिनका मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, जिसका मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना वो ज्योमेट्रिकली होता है। जैसे देखो ये सेंटर ऑफ मास, ये बॉडी है, रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, ये रेडियस है r, ठीक है, ये सेंटर पे होगा, इसके सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सवाल बनाने के लिए हम लोग इसके सेंटर को ऑरिजिन मानेंगे, अब बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पे है, ठीक है। अगर हम रिंग ना लेके, अगर हम और आप दोनों हम लोग ले लेते हैं स्फेयर, ये डिस्क, क्या ले लेते हैं? डिस्क समझते हैं ना, बहुत सारा जो रिंग से मिल के बनता है, अलग अलग रेडियस के रिंग से जो मिल के बने हैं। अब ये हो गया डिस्क। कोई बोलेगा इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे होगा, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी है, इस सब का जो मास है ना, इस सब का जो मास है, हर पॉइंट का जो मास है वो सेम है, हर पॉइंट का मास सेम है। अगर कोई आपसे बोले ये एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, इसका मास M है, कोई बोलेगा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा इसका सेंटर ऑफ मास L/2। क्या बोल दीजिएगा? L/2। ये हो गया 0,0, ये L,0, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसके मिड पॉइंट पे होगा। तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो यूनिफॉर्म बॉडीज होते हैं जिनका मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, उनका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है, ठीक है, जहाँ से सारा दूरी बराबर होता है। अब रिंग है तो सेंटर, डिस्क है तो सेंटर, स्फेयर भी है तो सेंटर, अब स्फेयर में हॉलो है तो भी सेंटर, सॉलिड है तो भी सेंटर। परंतु किंतु अगर यहाँ पे कोई बॉडी जिसका मास m1 है और अगर यहाँ पे कोई दूसरा बॉडी जिसका मास m2 आ जाए, अब देखो दो पार्टिकल है, दो अलग अलग पार्टिकल है, दोनों का मास भी अलग है और दोनों के बीच का दूरी अब d है। अब आप बोलोगे सेंटर, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो बोलोगे d/2, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये सेंटर ऑफ मास d/2 बीच में नहीं होगा, अब इसका सेंटर ऑफ मास d/2 नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पे तब होता है जब यूनिफॉर्म बॉडीज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म बॉडीज हो, मतलब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स होते हैं, ठीक है। जैसे दोनों का मास सेम है, ये पूरा बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो सेंटर पे सेंटर पे सेंटर पे इस तरीके से, ठीक है। परंतु अगर दो अलग अलग बॉडी आ जाए, ठीक है, या n को अलग अलग बॉडी आ जाए। अब एक सिस्टम है, मान लो, जैसे मान लीजिए मैं एक सिस्टम बना दूं और इस सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल आ गया, कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल आ गए, ठीक है। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये अपना ऑरिजिन हो गया। हर का कुछ ना कुछ पोजीशन होगा, कुछ इस तरीके से।
अब बोलेगा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। एक पार्टिकल का नहीं, पूरे सिस्टम के पार्टिकल का, सिस्टम के पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सबका मास अलग अलग है, इसका मास m1, इसका मास m2, m3 और सबका पोजीशन वेक्टर भी अलग है, r1, r2, r3 वगैरह। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग सीखने जा रहे हैं। अगर सेम मास हुआ या यूनिफॉर्म बॉडी मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हमारा सेंटर ऑफ मास सेंटर पे हो जाएगा, ठीक है, उसके सेंटर पे रहेगा। इसका सेंटर क्या हो गया, रॉड का सेंटर क्या हो गया, उसका मिड पॉइंट, ये सब का सेंटर क्या हो गया, ये पॉइंट, ठीक है। दो गो पार्टिकल है, उसका सेंटर डिवाइड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई पॉइंट मास है m और एक कोई दूसरा पॉइंट मास है 2m, या मान लो कुछ भी m, आप कोई बोलेगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और दोनों का दूरी मान लो d ही है, तो जानते हो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ, अगर ये m था तो यहाँ था ना सेंटर ऑफ मास। अगर ये मास बढ़ गया ना तो सेंटर ऑफ मास घसक जाएगा इधर, जिधर मास बढ़ जाता है उधर सेंटर ऑफ मास घसक जाता है। अब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होके यहाँ हो जाएगा। तो अब मास अगर अलग अलग होता है पार्टिकल का, चाहे 2 पार्टिकल हो या n पार्टिकल हो, तो हाउ टू डिटरमाइन या हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मास एंड डिफरेंट पोजीशन वेक्टर। ओके, तो चलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए ऐसे पार्टिकल है, ठीक है, एक का मास होगा m1, एक का मास m2, एक का मास m3, ऐसे करते करते n पार्टिकल का मास m है। n पार्टिकल मास सिस्टम, n पार्टिकल मास सिस्टम, n पार्टिकल मास सिस्टम, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2, इसका पोजीशन वेक्टर r3, ऐसे करते करते इसका पोजीशन वेक्टर rn। आप लोग पोजीशन वेक्टर समझते हैं ना, पोजीशन वेक्टर r से रिप्रेजेंट होता है। इसमें ये पोजीशन वेक्टर होता है, जो कोई पॉइंट का पोजीशन दिख रहा है, इसमें x y z तीनों छिपा होता है। ये x ऐसे लिखाता है, जैसे देखिए एक बात बता देते हैं, जैसे ये मान लीजिए है, मान लीजिए कोई पॉइंट है P, ये मान लीजिए है 2, ये 2 है, मान लीजिए 3 है, ये दूरी 3 है। तो कोई बोलेगा P का कोऑर्डिनेट बताओ, तो बोलते हो ना 3,2, ठीक है। और मान लीजिए Z तो है नहीं, तो कॉमा 0 भी लिख सकते हैं, Z तो है नहीं, प्लेन में तो इसी को अगर कोई बोलेगा ये ऑरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर r, तो इसी पोजीशन वेक्टर r को हम लोग लिखेंगे क्या, 3i + 2j, ये होता है पोजीशन वेक्टर। तो i j लगा दो तो पोजीशन वेक्टर, और सीधा लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं, ये बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। 2 तरह के फॉर्म होते हैं हम लोग किसी पॉइंट को दिखाने के लिए, अभी फिलहाल हमारे पास। तो मान लो n को पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, n पार्टिकल है। तो अब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना चाहिए। लेट अस कंसीडर
देयर आर n पार्टिकल्स इन द सिस्टम, ठीक है, n को पार्टिकल है, उसमें से कोई एक पार्टिकल को आइथ, ठीक है, कौन पार्टिकल, आइथ, ठीक है, आइथ पार्टिकल, ये आइथ कोई भी हो सकता है, एक से लेके n के बीच में एक कोई एक पार्टिकल को, तो 1 2 3 नहीं लिख सकते, उसके लिए आइथ यूज करते हैं। देखते हो हम लोग लिखते हैं सिग्मा, कुछ भी लिखते हैं FI XI, i बराबर 1 से n तक होता है ना, ये i सबको रिप्रेजेंट करता है बाई कुछ इस तरीके से होता है कोई फार्मूला, जैसे वही कोई इक्वेशन होगा, तो ये जो i का मतलब 1 से लेके n तक, है ना। जैसे हम लोग मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, चलो FI XI बाई सिग्मा FI, i बराबर 1 से n, ऐसा होगा ना। तो i, तो मान लेते हैं आइथ पार्टिकल, आइथ का मतलब सारे पार्टिकल आ गए, का मास, आइथ पार्टिकल मास b, यहाँ भी नहीं, मास b mi फोन नहीं, mi, एंड देयर पोजीशन वेक्टर p भी शॉर्ट में लिख दिया, इज ri, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास बोलता है क्या होता है, ये सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट हो उसका पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, r से पोजीशन वेक्टर और नीचे सेंटर ऑफ मास। अब जैसे ये का इसका सेंटर ऑफ मास ये सेंटर है, तो ये सेंटर का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा ना, चाहे वो 0 ही 0,0,0 क्यों ना हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, हो सकता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं r, हमारा सेंटर ऑफ मास बराबर 1/m, ये m जो होगा ये क्या है, एनो पार्टिकल का मास का सम है, ये जो m है लिखते हैं सिग्मा mi ri, i बराबर 1 से n तक, यह सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। चाहे मास सेम हो मास डिफरेंट हो, दोनों में लगा सकते हैं। जब मास सेम होगा तो फॉर्मूला लगा के क्यों बनाएंगे, वो तो ऐसे ही बोल देंगे। अगर रॉड है लेंथ l है तो उसका सेंटर ऑफ मास l/2 होगा, अगर स्फीयर उसका रेडियस r है तो सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर होता है, सब बता सकते हैं। हाँ, अगर अलग अलग है तो ये फॉर्मूला यूज करो। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। मैंने डिफिनेशन में लिखा, ये इक्वेशंस एक बार समझते हैं। मैंने डिफिनेशन लिखा कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बॉडी का सारा मास केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बराबर, इसको तोड़ेंगे तो लिखाएगा m1 r1 प्लस सेंटर ऑफ मास, ये पार्टिकल का मास m1 और उसका पोजीशन वेक्टर, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई सारे पार्टिकल का वैसे ही कर दो और सबको जोड़ दो, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम सारे पार्टिकल के मास
और उसका पोजीशन वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं ना, और सबको जोड़ देते हैं, तो वो ना पूरे सिस्टम के मास और सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के बराबर आ जाता है। m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ऐसे करते करते mn rn। अगर हम करें मैंने क्या बोला, इस सिस्टम में n पार्टिकल है, nो पार्टिकल के मास और उसके पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दो। प्रत्येक पार्टिकल का मास और उसका पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट करके सबको जोड़ दो, तो वो ना पूरे सिस्टम के मास, मान लीजिए सिस्टम का मास m है, m क्या है, व्हाट इज m, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, मतलब वो छोटा छोटा सा पार्टिकल जितना भी अंदर में है n, नो पार्टिकल के मास का सम है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डॉट 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 प्लस mn, ठीक है, उसके बराबर होगा कि नहीं, तो वो उसके बराबर हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो ये वाला m को हम लोग उधर भेजते हैं। अब इस m को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, और ये r1 पोजीशन वेक्टर है तो एरो लगाना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है, r ये वेक्टर है तो एरो लगा दीजिए, m1 r1 m2 r2 प्लस m3 r3, ऐसे करते 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 लास्ट वाला मास का मास mn rn। अब बट्टा में क्या है m, ये m क्या है, पूरे सिस्टम का मास अर्थात m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े। अब देखिए इसको हम और तोड़ तोड़ के कैसे बनाएंगे। अब क्या है, ये जो R1 है इसमें पार्टिकल का X भी है, पार्टिकल का Y भी है, पार्टिकल का Z भी है। अब क्वेश्चन में पूछ दे कि पार्टिकल का मुझे बस X, पार्टिकल के सेंटर ऑफ, ये जो पार्टिकल है क्या बोलते हैं उसका XYZ दिया है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि हमको ये जो सेंटर ऑफ मास है R, इसमें सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ मास का इसमें X भी है, Y भी है, Z भी है। अब सवाल में अगर मान लो पूछ दे कि मुझे सेंटर ऑफ मास का सिर्फ Y चाहिए, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है ना, पॉइंट है मतलब एक उसका कोऑर्डिनेट भी होगा, तो ये R जो पोजीशन वेक्टर इसमें XYZ तीनों छिपा है ना। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई Z पूछ दे या X पूछ दे तो आप कैसे बताओगे। तो इसको देखो मैं आगे तोड़ता हूँ, ठीक है, इसको मैं आगे तोड़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला है। अब देखो सेंटर ऑफ मास बराबर क्या निकला फॉर्मूला, m1 इंटू r1। तो r1 को आप लिख सकते हो x1i y1j प्लस z1k प्लस m2, x2 को क्या लिख सकते हो, r2 को x2i y2j प्लस z2k, ठीक है, सबके लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस डॉट डॉट कीजिए ना, प्लस mn इंटू rn, rn को क्या लिखोगे xn i प्लस yn j प्लस zn k, ठीक है। अब बट्टा, पूरे पे बट्टा,
क्या m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक लाइन में ही है, एक ही में, जगह नहीं था इसलिए ऐसे हो गया। अब देखो इसको तोड़िएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं m1 x1, ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 आई कैप लगा ही लो प्लस डॉट 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 mn xn। कोई दिक्कत? x वाला सारा एक साथ। उसी प्रकार m1 y1 j, m2 y2 j, mn yn j प्लस m1 z1 के z1 m1 z1 के प्लस m2 z2 के प्लस डॉट 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 mn zn के लिख सकते हैं। अब बट्टा m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 प्लस mn लिख सकते हो आप। अब देखो सब x वाला एक साथ कर दिए, ठीक है। अब ये एरो हटाते हैं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एरो i j k हटा दो तो m1, ठीक है, x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn अब बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस mn लिख सकते हैं ना। ये जो है वो सबसे डिवाइड होगा ना, तो x वाला हो गया ये, और यहाँ i लगा दो। चलो अभी वेक्टर रहने देते हैं। प्लस m1 y1 m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn बट्टा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn, ठीक। कौन सा? k कैप j कैप। उसी प्रकार z का भी लिख दो, m1 z1 प्लस डॉट डॉट, ठीक है, mn zn बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, ऐसे लिखोगे ना। अब अगर ये r है, इसको भी तुम लिख सकते हो ना, xi yj प्लस zk सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। ये जो r है, ये r को लिख सकते हैं ना, xi yj प्लस zk, किसका? सेंटर ऑफ मास। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो x वाला सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3, सिर्फ x लिखें तो वेक्टर हट जाएगा, i j हटा देना है, ठीक है। m1 x1 m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ये आपका x निकल गया। अगर हमको सेंटर ऑफ मास का x चाहिए तो सारे पार्टिकल के मास से सारे पार्टिकल के x को, क्योंकि यहाँ जो फिगर बना था, कुछ ये सिस्टम है ऐसे, और यहाँ पे कोई पार्टिकल था, ठीक है, और ये पोजीशन है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ y है, कुछ ना कुछ x है, कुछ ना कुछ z है। अगर वो सिर्फ प्लेन में है तो कुछ ना कुछ y है, कुछ ना कुछ x है, सिर्फ x और y दोनों है ना। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x चाहिए तो पार्टिकल के सारे x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मेरे को पार्टिकल का
सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो मैं पार्टिकल का मास m1 उसका y1, पार्टिकल का मास m2 उसका y2, ऐसे करते करते n पार्टिकल का मास और उसका y1 और बट्टा पूरे सिस्टम का मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ये क्या है? सिस्टम का मास। ये क्या है? सिस्टम का मास। इस प्रकार से ये आपका z निकलेगा सेंटर ऑफ मास। क्या निकलेगा z सेंटर ऑफ मास? m1 z1 m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे करते करते मास mn। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। तो अगर r के टर्म में लोगे, जैसे सेंटर ऑफ मास को अगर आप पोजीशंस वेक्टर में लोगे तो आपको वैसे लिखना पड़ेगा पूरा m1 x1, मतलब m1 क्या है? एक पार्टिकल का मास और उसका पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो पोजीशन वेक्टर में x y z तीनों आता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ x निकालना है तो उस m1 उस पार्टिकल का x प्लस दूसर का पार्टिकल उसका x, मतलब सारे पार्टिकल के x से मल्टीप्लाई बट्टा टोटल मास ऑफ सिस्टम। y निकालना है तो सारे पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देना है, बट्टा में डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल पार्टिकल के मास से। अगर हमको z निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो पार्टिकल के सारे z कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देंगे और सिस्टम के मास से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। चाहे मास अलग हो मास सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास सेम होगा तो यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका तो सेंटर ऑफ मास आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि ऑटोमेटिक पता है कि ये होगा, ठीक है। और अगर अलग मास है तो हम निकालेंगे। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। मिटाते हैं ये पूरा। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक ही फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूला से बहुत सारे सवाल बनाएंगे। सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, यही फॉर्मूला लगाना है। अब देखो जैसे सवाल मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मास m और यहाँ पे एक पॉइंट मास m, दोनों के बीच का दूरी d, ठीक है। आप इसका ऑटोमेटिक आंसर बताओगे। इसका कोई पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास क्या है, कोई अगर आप इसका पूछेगा कि इसका बताओ सेंटर ऑफ मास क्या है, तो आप इसका सेंटर ऑफ मास क्या बता दोगे? d/2, 0। जो सेंटर ऑफ मास होगा ये दोनों पार्टिकल को जो लाइन जोड़ रहा है उसी लाइन पे होगा, ये फिक्स है। चलो फॉर्मूला यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो पहले x निकालते हैं, तो x सेंटर ऑफ मास का x, ठीक है। आप पहले जानते हो सबसे पहले इन दोनों में से किसी पॉइंट को ऑरिजिन मानना होता है। सेंटर ऑफ मास में कोई एक पॉइंट ऑरिजिन होना चाहिए तभी सवाल आप बना सकते हैं। ये 0,0, ये d,0, ठीक है। x सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये? यहाँ पे पार्टिकल का मास है और यहाँ पे पार्टिकल का x कितना है? 0। यहाँ पार्टिकल का मास है m, पार्टिकल का x कितना है? d बाई दोनों पार्टिकल का मास m प्लस m, क्या आ गया? m गुना d/2m, m कट गया, d/t। अब निकालोगे y सेंटर ऑफ मास, देखो m गुना 0 m और इसका y कोऑर्डिनेट 0, m इसका y कोऑर्डिनेट भी 0/2m 0। तो सेंटर ऑफ मास क्या निकल गया? d/2, 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब यही चीज़ रहता है ऐसे, अगर यही चीज़ रहता है इस तरीके से,
टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम अगर रहता, यहाँ पे एक पॉइंट मास है m1, यहाँ पे एक पॉइंट मास है m2, दोनों के बीच का दूरी है d। अब बोलता बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब पूछेगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, कैसे निकालिएगा। इसको मान लेते हैं ऑरिजिन आप किसी पॉइंट को मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ऑरिजिन आप किसी पॉइंट को मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। d, 0, ठीक है। चलो सेंटर ऑफ मास निकालो, इसका क्या होगा सेंटर, पहले x निकालते हैं। x सेंटर ऑफ मास m1 गुना 0 m2 गुना d बाई m1 प्लस m2, m2d अपॉन m1 प्लस m2। और y सेंटर ऑफ मास 0 होगा, y सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0, क्योंकि y इसका भी 0 और इसका भी 0 है, तो ऊपर 0 आएगा और नीचे m1 प्लस m2, 0 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या निकल गया, m2d अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये निकल गया हमारा सेंटर ऑफ मास। हमारा सेंटर ऑफ मास क्या निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। यानी इसको मिटा रहे हैं, यानी अगर ऐसे मान लीजिए आप मास लिए m, यहाँ पे मास है 2m, दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास m, दूसरे पार्टिकल का मास m 2m, दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए d/2 है, d है, d बहुत हो गया, l है, चलिए ठीक है। आप कोई बोलेगा सेंटर ऑफ मास बताओ, चलो इसको ऑरिजिन मानते हैं, इसको नहीं, चलो अब इसको ऑरिजिन मानते हैं, मेरे मन पे है। अगर ये ऑरिजिन है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा -l, 0 लेफ्ट में पड़ गया ना, ये ऑरिजिन लेंगे तो ये पॉइंट लेफ्ट में पड़ गया, तो माइनस सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो पहले x निकालो। x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मास m गुना लेंथ माइनस l, ठीक है, मास 2m, x कोऑर्डिनेट 0, m प्लस 2m माइनस ml/3m, ठीक है। y तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0 होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है, y कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है। जब दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 है तो y का सेंटर ऑफ मास 0 होगा। अब ये ऑरिजिन लिए हो, ठीक है, ये ऑरिजिन लिए हो, ठीक है। हमारा सेंटर ऑफ मास क्या है -ml/3, मतलब इससे पीछे -ml/, ये mm तो कट भी गया ना, -l/3, ठीक है। यानी कि -l/3, यानी ये 0 है तो -l/3 कुछ ये पॉइंट होगा। ये l को 3 भाग में बांटो ना जी, 1 2 1 2 1 3, हाँ कुछ इस तरीके से, ये हो गया -l/3, 0। अभी सेंटर ऑफ मास क्या है -l/3, 0। अब चलो इसको ऑरिजिन लेके बनाते हैं, ठीक है बाबू, इसको ऑरिजिन लेके बनाते हैं। जीरो, l, 0। अब निकालो सेंटर ऑफ मास। y तो 0 होगा सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेंटर ऑफ मास जब भी होगा, इस पॉइंट पार्टिकल और इस पॉइंट पार्टिकल दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लाइन के बीच में कहीं होगा, ठीक है, बाहर नहीं होता है, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है। इसका मास अधिक है तो सेंटर ऑफ मास तो उसके तरफ, उसके नज़दीक होना चाहिए। चलो निकालो सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा सेंटर ऑफ x निकलेगा ना, x सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा m गुना 0 और 2m गुना l बट्टा m प्लस 2m, क्या आ गया 2ml/3m, mm कैंसिल तो 2l/3। अब यहाँ से नापो और y सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0। तो अब तुम्हारा कोई सेंटर ऑफ मास कोई तुमसे पूछेगा तो तुम बोलोगे 2l/3, 0,
कोई तुमसे यहाँ पूछेगा सेंटर ऑफ मास तो तुम बोलोगे -L/3, 0 बोलोगे। सर दोनों में आंसर तो अलग अलग आ गया, दोनों में आंसर अलग अलग आ गया, बताओ दोनों में कौन सही है? दोनों ही सही है। देखो दोनों पॉइंट का न्यूमेरिकल अलग है, परंतु है दोनों वही पॉइंट। अब देखो ये 12/3 है, इसको 3 भाग में बांटोगे, 1 2, यही ना होगा 12/3, कुछ वही पॉइंट है ना जी। ये दोनों एक ही पॉइंट है, बस जहां से हम इसको नाप रहे हैं वो चीज मेरा अंतर हो गया। अभी इसमें दूरी यहां से नापे हैं, ठीक है, इसमें दूरी यहां से नाप दिए हैं, तो दूरी हम जहां से नापेंगे उस पर मेरा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मेरा ये जो पॉइंट का जो L/3 आएगा वो चेंज होगा, पॉइंट नहीं चेंज होगा, पॉइंट तो वही रहेगा, इसमें भी पॉइंट वही है और इसमें भी पॉइंट वही है। ये दोनों पॉइंट से मैं भले ये पॉइंट का 2L/3 हो गया, यहाँ पॉइंट L/3 हो गया, पॉइंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस चेंज हो गया क्योंकि हम ऑरिजिन ही चेंज कर दिए। तो आप सेंटर ऑफ मास में इंडिपेंडेंट हो, कहीं पे भी किसी को ऑरिजिन मान सकते हो, किसी को एक्सिस मान सकते हो, इसको ऑरिजिन, इसको एक्स एक्सिस, इसको ऑरिजिन, इसको एक्स एक्सिस। अभी तो ये 1 डायमेंशन में क्वेश्चन है, ठीक है, 2 डायमेंशन में क्वेश्चन आएगा, 3 डायमेंशन में क्वेश्चन आएगा, तो आप जैसा चाहो वैसा मान सकते हो। जैसे देखो एक सवाल है, ठीक है, अब जैसे देखो ये 2 पॉइंट पार्टिकल सिस्टम में एक बात हम आपको बता दें, ये मास m1 है, ये मास m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आया है m2d। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास ये है, मान लेते हैं c। अभी m1 m2 में बड़ा कौन है ये पता नहीं मेरे को, ठीक है, मान लेते हैं m2 बड़ा है, m2 ग्रेटर देन m1, एज्यूम कर लिए, तो सेंटर ऑफ मास m2 के नज़दीक होगा। ये डिस्टेंस हो गया d/2 सेंटर, ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास इसका, ठीक है, तो इसका नाम देते हैं पॉइंट, इसका नाम हो गया मान लीजिए O और इसका नाम देते हैं P, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास C है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना है C है, ठीक है, तो से OC कितना निकल गया, OC किसके बराबर है, इसका सेंटर ऑफ मास m2d/m1 + m2, 0, ये लिखना अनिवार्य है, ऐसे लिखा कीजिए x y z, कभी भी सेंटर ऑफ मास दो आंसर, ठीक है, दोनों 0 है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन दे दोगे तो थोड़ा सा फील होगा। तो जो ये जो सेंटर ऑफ मास निकला ये तो ये पॉइंट है और हम ऑरिजिन ये लिए थे, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, ये तो ये दूरी हो गया, ये OC कितना हो गया m2d/m1 + m2, ये हमारा OC हो गया ना। C क्या है, दोनों पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, C क्या है, दोनों के पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, C हमारा दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक पॉइंट। तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है और ये ऑरिजिन है, मतलब ये डिस्टेंस इतना है, OC कितना हो गया m2d/m1 + m2, तो बताओ तो CP कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, OP - OC हो जाएगा, और OP कितना है D और OC कितना है m2d/m1 + m2, तो m1d + m2d - m2d/m1 मार्कर में इंक डालना पड़ेगा। m1 + m2, ये कट गया, m1d/m1 + m2, ठीक है। ये कौन सा डिस्टेंस निकल गया, CP,
क्या निकल गया? Cp। ये OC है और ये Cp है, ये Cp निकल गया। ये दूरी, ये सेंटर ऑफ मास माने C, ये पॉइंट इतना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, ठीक है। ये m2d अपॉन m1 प्लस m2 है ना, ये दूरी, ये पॉइंट है, तो ये दूरी इतना हो गया, तो Cp हो गया इतना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप m2 OC बाई m2, लिख सकते हैं ना, OC बाई m2 बराबर d अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं Cp बाई d m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। दोनों का m1d, दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS बराबर होगा, दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, यानी OC बाई m2 बराबर Cp बाई m1, क्रॉस गुना कीजिए तो OC गुना m1 बराबर Cp गुना m2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ दो पार्टिकल्स का सिस्टम हो, मतलब दो पॉइंट पार्टिकल हो, दो पॉइंट पार्टिकल हो, दोनों पॉइंट पार्टिकल को मिलाएंगे तो एक सिस्टम, तो दो पॉइंट पार्टिकल सिस्टम हो, दो पॉइंट पार्टिकल सिस्टम, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है ना, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो दोनों, वो सेंटर ऑफ मास दोनों पॉइंट मास के इन्वर्स रेशियो में उसी लाइन पे बांट देता है। नहीं समझे? इसको मिटाते हैं। देखिए ये हमारा लाइन था ना, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, ठीक है, यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है, दोनों के बीच का दूरी d है, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास था, ये पॉइंट O, ये पॉइंट P, चलो ये सेंटर ऑफ मास था, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या है? OC गुना m1, मतलब इसको लिख सकते हैं आप OC बाई Cp बराबर m2 बाई m1। OC, ये C क्या है? सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो OC क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास से m1 का दूरी, और Cp क्या हो गया? m2 का सेंटर ऑफ मास से दूरी। तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास से जो दूरी है वो दोनों के मास के इन्वर्स नहीं है। देखिए तो OC के जगह पे m2 है और Cp के जगह पे m1 है, तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट, रेड मार्कर से लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट पार्टिकल सिस्टम divides internally on the line joining in the inverse ratio of their mass, inverse ratio of their mass। ये IIT के सवाल में वो चीज़ यूज हो सकता है, इम्पॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। m1 m2 टू पार्टिकल, m1 m2 टू पार्टिकल है, ठीक है, ये C है आपका सेंटर ऑफ मास। और एक चीज़, जितना चीज़ मैं वीडियो में लिखता हूँ उसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, हर कुछ लिख लीजिए कॉपी में, लिखने से याद हो जाता है। m1 m2 दो पार्टिकल है और दोनों का सेंटर ऑफ मास C है, तो जो दोनों, जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास से जो दोनों पॉइंट का जो दूरी है ना, वो दोनों का जो दूरी का जो रेशियो होगा ना, उसके मास के इन्वर्स रेशियो से बटेगा। दोनों का जो दूरी होगा, जैसे ये OC और ये Cp जो दूरी है ना, दूरी, वो दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के। देखिए आया है ना OC/CP, तो OC के लिए आया है M2 मास, CP के लिए आया है M1 मास। तो जो दूरी होगा ना वो इन्वर्सली, तो सेंटर ऑफ मास दोनों पॉइंट का सेंटर ऑफ मास जो दूरी होगा उन दोनों की दूरी का जो रेशियो होगा, सेंटर ऑफ मास दोनों का जो दूरी का जो रेशियो होगा उसको इंटरनली बांट देगा। किसके? इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास, उसके मास के इनवर्स रेशियो के, उसके मास के इनवर्स रेशियो के बांट देगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो ये सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल को बांट दिया, बांटा ना जी, इतना बांट दिया। और कैसे बांटा है? इंटरनली बांटा ना, ये इंटरनली। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? दोनों के मास के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ 4 kg की बॉडी है और अगर ये 3 kg का बॉडी है और ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, OP, और ये सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए यहाँ पे, इसका मास ज़्यादा है, ये इधर सेंटर ऑफ मास इसके नज़दीक होगा, ये सेंटर ऑफ मास है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि OC और CP का रेशियो क्या होगा, OC और CP का रेशियो क्या होगा, तो बोलोगे 3:4। OC के लिए 3, CP के लिए 4। लिखिएगा OC/CP बराबर 3/4, ऐसे। अब आ गया होगा समझ में? ठीक है, अब जल्दी से देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कोई दिक्कत? 2 पॉइंट पार्टिकल मास सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो दोनों पॉइंट का जो दूरी का जो रेशियो होगा उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCV का क्वेश्चन पहला है, कहता है एक ट्रायंगल है ABC, A पे है 1 kg का मास, B पे है 2 kg का मास और C पे है 3 kg का मास। ठीक है, आप कहीं पे भी किसी को ABC ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को भी ऑरिजिन ले सकते हो, किसी को भी, बस आपको आंसर में लिखना हो। ठीक है, क्योंकि ऑरिजिन चेंज करने से पॉइंट का जो न्यूमेरिकली होता है वो चेंज रहता है, पॉइंट चेंज नहीं होता है, न्यूमेरिकली। अब जैसे यहाँ से जो मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास निकला, तो सेंटर ऑफ मास निकला, अब ये ऑरिजिन लोगे तो ये दूरी ज़्यादा हो गया, अब ये ऑरिजिन लोगे तो ये दूरी कम। अब ये मान लो टोटल 8 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 2, तो ऊपर अगर ये ऑरिजिन लोगे तो -6, ये ऑरिजिन लोगे तो +2, ये ऐसे होता है। और इसमें कुछ दिया है, ठीक है, और इसका जो ये है लेंथ है वो 1 मीटर दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलता है इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, बोलता है इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले जिस पॉइंट पे मास रखा है उसका कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। चलिए इसको मैं ऑरिजिन मानता हूँ और इसको मैं एक्स एक्सिस कर दूँ और इसको मैं
एक्स एक्सिस कर दूं और इसको मैं वाई एक्सिस कर दूं, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखिए 0,0, ये कितना हो जाएगा 1,0, और ये लेंथ आप लोगों को पता है, ये पॉइंट के लिए इसको थोड़ा वाई एक्सिस को बड़ा कीजिए, ये डिस्टेंस तो हो गया 1/2, तो इसका हो गया x हो गया 1/2, ठीक है। इसका x जो हो गया हमको c, तो c के पास कुछ ना कुछ x भी है और कुछ ना कुछ y भी तो है, तो x तो हो गया 1/2, ये डिस्टेंस 1/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस CD कितना हो जाएगा √1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 √3/2 √3/2, ठीक है। चलिए इसे निकालते हैं सेंटर मास, पहले x निकालते हैं फिर y निकालेंगे। प्लेन फिगर है तो 2x और y निकालेंगे। मास m1 1 × 0 2 × 1 3 × 1/2 अब बट्टा 1 + 2 + 3, कितना आ जाएगा ये तो 0 हो गया, 2 × 2 और 3/2, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 और 3/2 कितना हो जाएगा 4, 7/2 और 3 दूनी 5, 7/12 मीटर, ठीक है। y निकालिएगा 1 × 0 2 × भी 0 3 × √3/2, और नीचे तो सेम ही रहेगा 12, ठीक है। तो 3 √3 नीचे 6 रहेगा ना, 6 दूनी 12, तो कट जाएगा 2 से 2 4, √3/4 मीटर, ठीक है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या निकल गया 7/12 मीटर कॉमा √3/4 मीटर, ठीक है। और बगल में लिखेगा टेकिंग A एज द ऑरिजिन, A को हमने ऑरिजिन लिया, एंड AB इज एक्स एक्सिस, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप A के जगह पे अगर आप C को ऑरिजिन लोगे या B को ऑरिजिन, मान लो C को ऑरिजिन लेते हैं आप, अगर आप ये एक्सिस लोगे, ये ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये एक्सिस लोगे, ये x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा y, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, करके बना सकते हो। कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, ये 0,0, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, निकाल लो। सबसे आसान हुआ ये तरीका। तो ये सेंटर ऑफ मास था। क्वेश्चन नंबर 2-3 को और देख लेते हैं साथ में। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लिया आपने, अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 particles of masses 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg are placed at the 3 corner of a right angle triangle of side 3 cm, 4 cm, 3 cm, 4 cm and 5 cm as shown in the figure. तो find the center of mass of the system. यहाँ पे 3 को पार्टिकल रख दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे पार्टिकल है। ये फिगर मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन में दिया है। अगर फिगर नहीं दिया होता तो हम कहीं पे भी कुछ बना सकते थे। यहाँ पे 0.5, यहाँ kg, यहाँ पे 1 kg और यहाँ पे 1.5 kg। ये 3 है, ये 4 है, ये 5। तो यहाँ पे 3 पार्टिकल रखा है, ठीक है। तो 3 पार्टिकल को सिस्टम बोलते हैं। तो बोलता है बताओ फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कैसे बनाएंगे? सेम फार्मूला,
कैसे बनाते हैं इसको देखिए, यहाँ मास ले लीजिए, इसका x और इसका y, ठीक है। 0.5 kg वाला मास, ठीक है, 1 kg और 1.5 kg। हम लोग को इसमें एक ऑरिजिन और एक एक्सिस एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको एक्सिस एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको ऑरिजिन मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग को कोई एक पॉइंट को ऑरिजिन एज्यूम करना होता है। जब तक आप ऑरिजिन और एक्सिस नहीं एज्यूम करोगे तब तक सेंटर ऑफ मास नहीं निकलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा है वो क्या होता है, पार्टिकल का मास गुना उसका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग को एक्सिस चाहिए और हम लोग को ऑरिजिन चाहिए। आपकी मर्जी, आप किसी को भी सेंटर रटना नहीं है, किसी को भी सेंटर मतलब ऑरिजिन आप ले सकते हो, ठीक है। इत्तेफाक से वो आंसर कुछ और आएगा लेकिन पॉइंट वही होगा, पॉइंट चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप नाप किधर से रहे हो। तो ये 0 पॉइंट, अब कोऑर्डिनेट, तो इसकी कोऑर्डिनेट 0,0, ये अगर ऑरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0 और इसका कोऑर्डिनेट 1,0 नहीं, 4 सेंटीमीटर और इसका कोऑर्डिनेट 0,3। सारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, ठीक है। सारा डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी सेंटीमीटर, ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में दिए हैं, ठीक है। ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में है, इसलिए हम लोग को डिस्टेंस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 0.5 का x0 y0, 1 kg वाला का x4 ये 0, 1.5 kg वाला का x0 y3, ये निकल गया। हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का, सिग्मा mi/ri बाई सिग्मा mi, पढ़ा ना। i = 1 से n, i = 1 से n, कुछ ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा सेंटर ऑफ मास का। हर पार्टिकल का मास और उसके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर बट्टे में सिस्टम के मास से डिवाइड। ये जो सिग्मा mi है वो क्या हो गया, हर पार्टिकल के मास का सम, मतलब सारे पार्टिकल का अगर मास जोड़ेंगे तो वो सिस्टम का मास हो जाता है। या बॉडी है तो बॉडी का मास, इस पर पुट कीजिए। तो ये r को हमने तोड़ा था x y z में, ठीक है। r को हमने तोड़ा था x y z में, तो यहाँ तो z तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे x और y के टर्म में है, तो x और y का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 3 बॉडी है, m1 x1 m2 x2, 3 पार्टिकल है, बॉडी नहीं, m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1.5 इंटू 0 बाई 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही हो गया, वो 0 ही हो गया, तो ऊपर आया 4 और नीचे 1.5 2.5 1 3, यानी कि 4/3 सेंटीमीटर। इसको अगर काटते हैं तो 1.3, एक बार में 3 और फिर 3, लेकिन ऑप्शन अपने पॉइंट के बाद एक ही अंक में दिया है तो 1.3 सेंटीमीटर चलिए, ये अपना x निकल गया। अब इसका y सेंटर ऑफ मास निकालोगे, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोग को सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशन और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताया है कि हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं। अगर n गो पार्टिकल हो और हमको सेंटर ऑफ मास को ढूंढना है
कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ठीक है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसी पे क्वेश्चन बना रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का बहुत क्वेश्चंस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 1 है। तो अभी इसमें तो ज़्यादा टाइम लग गया थ्योरी बताने में, और इसमें तो 1-2 सवाल और बताएंगे बस। अगले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस। तो वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू व्हाट? 0.5 इंटू 0 प्लस, थोड़ा छोटा लिखिए, वाई सेंटर ऑफ मास 0.5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1.5 इंटू 3 बट्टे में टोटल मास कितना था 3, क्या आ जाएगा 4.5 बाई 3, कट कीजिएगा 1.5 सेंटीमीटर के आसपास। ऑप्शंस नंबर ए। ये हमारा एक और क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी मेन 2020 में भी पूछा है। आईआईटी मेन 2020 जो जनवरी में हुआ था, अप्रैल वाला तो स्थगित हो गया है, पोस्टपोन हो गया है वो अब जुलाई में होगा। चलिए, काफ़ी टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए, आपको अपना योजना बनाने के लिए कैसे पढ़ना है। तो ये 2020 के जनवरी वाले एग्ज़ाम में शायद 7 जनवरी या सेकंड कोई भी शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, 7 जनवरी वाले शायद फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड में पूछा था। सब लगभग ऐसा सवाल है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आईआईटी मेन का दिया हुआ है आप लोगों को बुक्स, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3। 1 में आप ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट एंगल ट्रायंगल था। क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर है। पिछले क्वेश्चन में ऑप्शंस में यहाँ माइनस छूट गया था, देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम जैसा था, बट यहाँ माइनस छूट गया था, ये सही होगा। ठीक है, अब ये जो सवाल है, ये जो सवाल है, ठीक है, इसके सबसे पहले जब आप लोगों को सेंटर ऑफ मास हम पढ़ा रहे थे, आप लोगों को जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त मैंने 2 पार्टिकल का भी सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था। अगर कोई पॉइंट पार्टिकल m1, कोई पॉइंट पार्टिकल m2 है और दोनों के बीच का दूरी d है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है m2d बाई m1 प्लस m2। अगर m1 ऑरिजिन पे है तो, ठीक है, रटना नहीं है, सीखना है इसको। और ये भी बताया था कि उसका सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल को उसके मास के इन्वर्स रेशियो में बांटता है। किसको? उसकी दूरी को। सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का दूरी, सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का दूरी, ये जो दोनों के दूरी का रेशियो होता है, दोनों के मास के इन्वर्स रेशियो के बराबर होता है, ये बताए थे। 1-2 एग्जाम्पल भी दिए थे वहाँ पे। तो अभी आपको बस मैंने सेंटर ऑफ मास का निकालना सिखाया कि कोई सिस्टम है, अगर उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है तो आप निकाल सकते हो। उस पर एक और सवाल है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास 1D भी होता है, 2D भी होता है और 3D भी होता है। ये तो आप लोगों को पता है। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है। अब जैसे याद कीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट लिए थे हम लोग, ठीक है, याद कीजिए आप लोग, जब हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट लिए थे, ठीक है, तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस लाइन पे कहीं था, अगर दोनों का मास m1 m2 है तो। अभी जो हम लोग 2 पोर्शन देखें, उसका सेंटर ऑफ मास
प्लेन में है, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ x और कुछ ना कुछ y, कुछ ऐसा। इस क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेंटर ऑफ मास क्या था? सेंटर ऑफ मास क्या था? कुछ ना कुछ पहले था। इसका जो सेंटर ऑफ मास था इसके जो पहले वाले क्वेश्चन में वो ऐसा था, जब हम लोग इसको ओरिजिन माने थे और ये x, तो हमारा आया था 1.3, यानी कि अगर ये 0 है तो 1, और ये कितना था 4 ना, कुछ यहाँ 1.3 मान लेते हैं ये, और y कितना 1.5 था मान लेते हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। अगर आप यहाँ से लेके बनाते या यहाँ से ओरिजिन को या एक्सिस को लेके बनाते, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट यही रहता, बस ये जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी ओरिजिन लो, आसान पड़ता है इसको ओरिजिन और इसको एक्सिस लेने में, ठीक है, इसलिए हम लोग ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट थोड़ा सा आसान मिल जाता है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट 0 आ जाते हैं, तो कैलकुलेशंस हमारे आसान हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 particles A, B, C and D having masses m, 2m, 3m, 4m respectively are placed in order at a corner of a square of side A. Locate the center of mass. अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, अब हमारे पास क्या आ गया, एक स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर की साइड ए है और मास क्या क्या है, यहाँ पे m है, ए पे m, इस पे 2m, इस पे 3m, इस पे 4m, ठीक है। साइड हो गया आपका a, साइड आपका क्या हो गया a, यानी कि ये दूरी a है, ठीक है। ये दूरी कितना हो जाएगा, √2 है, हो जाएगा। देखिए चारों पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका मास अलग है, जो ये चारों पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका मास अलग है। अगर मास सेम होता तो हमारा सेंटर ऑफ मास हम क्यों कैलकुलेट करते, बिना कैलकुलेट किए हुए बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री वी कैन ऑब्टेन इसका सेंटर ऑफ मास। अगर यहाँ मास m, यहाँ मास m, यहाँ मास, यहाँ मास, चारों जगह अगर मास सेम होता, अगर ये चारों जगह पे मास अगर सेम होता, ठीक है, ये चारों जगह पे अगर मास सेम होता तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता, a/2, a/2, a/2 सेंटर यहाँ होता। ये ऑरिजिन अगर होता तो ये डिस्टेंस होता a/2 और ये डिस्टेंस a/2, कुछ हमारा यहाँ पे होता a/2, a/2 नॉर्मली बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्वायर का सेंटर जहाँ दोनों डायगोनल कटता है, जहाँ इसका दोनों डायगोनल कटता तो ये दूरी क्या हो जाता, √2a का आधा, ये दूरी होता है a/2, ये दूरी होता है a/2, ठीक है। बट यहाँ पे सवाल में तो मास अलग है, तो हमको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, मास एक्स वाई, ठीक है। सबसे आसान तरीका है क्या, सबसे आसान तरीका है इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो और ए को ऑरिजिन मान लो, ए को ऑरिजिन मान लीजिए, ए को ऑरिजिन मान लीजिए। मास क्या है, मास m है, 2m है, 3m है, 4m है। सिस्टम का मास क्या हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 m।
ये तो हो गया 0 0। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये a है तो a, 0 a, 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी a और ये भी a, a, ठीक है। ये 3m है, मास है, 3 मीटर में समझ लीजिएगा, a, a, और ये कितना हो जाएगा 0, a, चारों का पॉइंट निकल गया, ठीक है। b का x a y 0, c का x भी a y भी a, और इसका x 0 और ये। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अपना फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास, पहले x निकालते हैं फिर y निकालते हैं, ठीक है। तो अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, x सेंटर ऑफ मास क्या है फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। m1 के जगह पे है मास m और m का x है 0, मास 2m है उसका x है a, मास है 3m उसका x है a, मास है 4m उसका x है 0। अब बटा टोटल मास 10m, m1 प्लस करके ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 2m है 3m है, 5ma अपॉन 10m। a/2 क्या आ जाएगा, a/2 क्या आ गया, a/2। बोले सर अभी तो आपने बोला कि इसका जो मास है, ठीक है, इसका जो मास अगर सेम होता तब ना आता a/2। ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकला है, सेंटर ऑफ मास का x है, सेंटर ऑफ मास तो x, y होगा ना, दोनों में देना होगा ना, y निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलो इसका y सेंटर ऑफ मास निकालोगे, m इंटू 0, 2m इंटू 0, 3m इंटू a और प्लस 4m इंटू a अपॉन 10m। ऊपर हो गया 7ma, नीचे 10, 4 3 7, 4 3 7m, 10m, mm कैंसिल, 7a/10। देखो तो ये तो y तो चेंज हो गया, y थोड़ी ना a/2 आया है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास आया वो क्या आया, a/2, 7a/10। सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया। भले ये बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हुआ, ये बोल सकते हो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। अगर सब चारों का मास सेम होता है m m m m, तब आंसर आता है a/2, a/2, ठीक है। कोई दिक्कत, निकाल सकते हो आप रिजल्ट, रटना नहीं है आपको, रिजल्ट याद रखना चाहिए, और रिजल्ट निकालने के लिए क्या प्रयोग हुआ है वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में डाटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चंस में कंडीशन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सेंटर ऑफ मास का करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में। सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 2, ये सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 1 था, ठीक है। तो इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, कॉपी पे सारे चीज़ को लिखना मत भूलिएगा, सब चीज़ को कॉपी पे लिखिएगा, सब चीज़ को कॉपी पे लिखिएगा। मैं स्टार्टिंग में आते वीडियो में बोलता हूँ कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट कीजिए, समझिए, रिमाइंड कीजिए, नहीं समझ में आता एक नहीं 2 बार देखिए। और किसी टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को डील करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। एक नहीं 20-25 क्वेश्चन हर टॉपिक्स पे होने चाहिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग IIT मेन, एडवांस, नीट, एम्स ये सब का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए।